केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का एक ऐसा सशस्त्र पुलिस बल है जिसका अतीत काफी गौरवशाली रहा है और इसका वर्तमान काफी सशक्त है। इसका इतिहास कई वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। आज हम बात करने जा रहे हैं सीआरपीएफ के बारे में, बल्कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप विस्तार से समझ सकेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं सीआरपीएफ का हिस्सा बनना तो इसके पीछे क्या है पूरी प्रक्रिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य, संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में है। ये क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया, पर आजादी के बाद ये 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। इस बल में 240 से ज्यादा बटालियन हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हैं जीडी बटालियन, वीआईपी सुरक्षा बटालियन, महिला बटालियन, आरएएफ बटालियन, कोबरा बटालियन, बेतार बटालियन और विशेष ड्यूटी ग्रुप के गठन से बना हुआ एक बड़ा संगठन है, जिसका मिशन है संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखने के साथ साथ सरकार को राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने और सामाजिक समानता और विकास को बढ़ावा देने के लिए कानून, लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के नियम को प्रभावी ढंग से बनाए रखना। शुरू में तो ना सब जीडी बटालियंस थी। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी बटालियंस थी सीआरपीएफ में, और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती गई एंड विशेष हम लोगों को वी हैड टू डील विद स्पेसिफिक सिचुएशंस, तो उस हिसाब से फिर हम लोगों ने कुछ बटालियंस को उस काम के लिए स्पेशलाइज कराया। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने आरएएफ को बनाई, रैपिड एक्शन फोर्स। ये क्योंकि कई नॉर्मली जब स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, कॉमनल टेंशंस होती हैं या स्टूडेंट प्रॉब्लम होती है, वर्कर्स प्रॉब्लम होती है, एनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम लोगों को बुलाया जाता था। फिर हम लोगों ने कहा कि इसके लिए हमको स्पेशल बटालियंस जो नॉर्मल ड्यूटी कर रही हैं उससे ये स्पेसिफिक काम है, तो हमको स्पेसिफिक इसके लिए राइट गियर चाहिए, इसके लिए हमको डिफरेंट सिस्टम चाहिए ऑफ वो हमारा नॉर्मल जो सिस्टम होता है कंपनी, प्लेटून, सेक्शन, उसको छोड़ के हमको एक इस तरह से बनाना पड़ेगा पूरे सिस्टम को, जिससे कि हमारे पास इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट इज राइट कंट्रोल प्रॉब्लम को हम लोग डील कर सकें। सीआरपीएफ का विजन है भीड़ पर नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, काउंटर अलगाववाद और उग्रवाद ऑपरेशन, वामपंथी उग्रवाद से निपटना, चुनाव में विशेष भूमिका, युद्ध की स्थिति में डटे रहना, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में हिस्सा लेना, प्राकृतिक आपदा और बचाव राहत कार्यों में भूमिका। बड़ी वर्सेटाइल फोर्स है। इसका जो मैंडेट है वो बहुत बड़ा मैंडेट है। बड़ा सिंपल वर्ड्स में इट इज द लीडिंग फोर्स फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी में ये सब चीजें आ जाती हैं, फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन टू इंसर्जेंसी, वेदर इट इज छत्तीसगढ़, झारखंड या नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर। देन इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इंटरनल सिक्योरिटी, ऑल्सो इन्वॉल्व्स ड्यूटीज लाइक प्रोटेक्टिंग द प्राइम, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप है जो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर उसमें होता है, पार्लियामेंट में होता है। तो ये जो एनी काइंड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी जहां भी हम लोगों को थ्रेट फील होता है वहां के लिए ये सीआरपीएफ यूज होती है। इंटरनल सिक्योरिटी की प्रीमियम लीडिंग फोर्स है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद को खत्म करने के अलावा सीआरपीएफ की भूमिका शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में काफी अहम रही है। जम्मू और कश्मीर, बिहार और उत्तर पूर्व के राज्यों में चुनावों के दौरान सीआरपीएफ की भूमिका सराहनीय और काफी महत्वपूर्ण होती है। संसदीय चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान सीआरपीएफ सुरक्षा व्यवस्था में बहुत विशेष ढंग से मुस्तैद भी रहती है।
सीआरपीएफ की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जिस पर अमूमन हमारा ध्यान नहीं जाता है, और वो है केंद्र सरकार की तरफ से स्थापित स्थल जैसे हवाई अड्डा, पुलों, पावर हाउस, दूरदर्शन केंद्रों, सभी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशंस, राज्यपाल निवास स्थल और मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा करना। इसके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राष्ट्रीय बैंकों और अन्य सरकारी स्थल पर भी सुरक्षा में तैनात रहती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है और वहां किसी भी प्रकार की उग्रवादी गतिविधियों को होने से रोकती है। इसको हम लोग स्टैटिक गार्ड ड्यूटीज कहते हैं। स्टैटिक गार्ड मतलब जहां पे एक स्थान पर स्टैटिक रह के उसको प्रोटेक्ट करना। तो ये दिस इज ऑल काफी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं जिनको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे ज्यादातर तो ये काम सीआईएसएफ का है टू प्रोटेक्ट बिगर इंस्टीट्यूशंस, लेकिन इंडिविजुअल्स जैसे हो गए या कोई ऐसा वाइटल एरिया हो गया, अब जैसे इट कुड बी एयरफील्ड्स, इट कुड बी स्पेशली सेंसिटिव एयरफील्ड्स इन जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट, ये सब स्टैटिक ड्यूटीज दी गई हैं सीआरपीएफ को फ्रॉम द जनरल ड्यूटी बटालियंस टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन दैट एरिया, बिकॉज दे आर, वो वहां से हिलते नहीं है, इसलिए उनको स्टैटिक ड्यूटी वर्ड दिया गया है। बल का 7.5% हिस्सा उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू और कश्मीर, बिहार, आंध्र प्रदेश में अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में तैनात किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद जैसे अन्य विशिष्ट व्यक्ति शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय और निवास स्थल, केंद्रीय मंत्रियों व गणमान्य व्यक्तियों के आवास स्थान और कार्यालय पर भी तैनात रहती है ताकि उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो। चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना हो। हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का हमेशा काम किया है। मैं आज इतना सुनिश्चित कह सकता हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में सीआरपीएफ के इतिहास जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है वो आप सभी जवानों के साहस, शौर्य और बलिदान की भावना से ही अंकित हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी फोर्स है, इट विल कम इन एड टू द लोकल पुलिस, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज द प्रॉब्लम ऑफ द लोकल पुलिस। तो इन लोगों को दे हैव टू वर्क विद दे हैव टू सपोर्ट द लोकल पुलिस। तो जहां जहां पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होता है या उनके पास उतने वेयरविदॉल्स नहीं होते हैं या उनके पास उतने आदमी नहीं होते, आर्म्स एमुनिशंस नहीं होती, वहां पे ज्यादा डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ का होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जब जैसे छत्तीसगढ़ नया स्टेट बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर, उनके पास ना आदमी थे, ना रिसोर्सेज थे, ना वेपन्स थे, ना गाड़ियां थी, ना कुछ थी। तो अब वो चैलेंज, और ये जो चैलेंज था ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या माओइस्ट टेररिज्म का बहुत बड़ा था, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि स्टेट पुलिस उसको डील कर सके। तो इसलिए सीआरपीएफ को बड़ी भारी मात्रा में वहां सपोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में के सपोर्ट में जाना पड़ा, वहाँ वो हो, झारखंड हो। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट की भी जो पुलिस फोर्सेस हैं, तो आप देखेंगे बड़ी संख्या में बड़े कम थे, तो उसके सपोर्ट में जाना पड़ता है, स्पेशली जब कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस हो जाती है। इसी तरह जम्मू कश्मीर टिल 1989 वहां की पुलिस फोर्स बहुत ही छोटी सी पुलिस फोर्स थी, एंड इट वाज नॉट इक्विप्ड टू डील विद द इंसर्जेंसी, एंड सडनली 89 एंड से और 90s में वो इंसर्जेंसी इतनी तेजी से फैली कि उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी फोर्सेस को इन सपोर्ट भेजा गया। अर्धसैनिक बलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ही एकमात्र ऐसा बल है जिसमें 5 महिला बटालियन है। राजनीति, आंदोलन और अपराध में कई बार महिलाओं की भी भूमिका देखने को मिल जाती है, जिसके चलते पुलिसकर्मी ऐसे मामले को नियंत्रित करने में खुद को असहाय महसूस करते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए सीआरपीएफ की महिलाओं की भूमिका काफी अहम है। वर्तमान में सीआरपीएफ महिला कार्मिक जम्मू कश्मीर, अयोध्या, मणिपुर, असम और देश के कई भागों में सक्रिय ड्यूटी पर तैनात है, जहां वो सराहनीय काम कर रही है।
साथ ही प्रत्येक RAF बटालियन में 96 महिला कार्मिक भी होती हैं। यहाँ की महिला कर्मियों के नाम कई उपलब्धियां भी जुड़ी हैं, जैसे मार्च 1987 में ट्रेनिंग के बाद 88 महिला बटालियन ने मेरठ दंगों और उसके तुरंत बाद श्रीलंका में IPKF के साथ किए गए कामों के लिए सराहना अर्जित की है। दूसरी महिला बटालियन 135 बटालियन के महिला कार्मिकों ने साल 1996 में कई राज्यों में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में प्रशंसनीय काम किया। पहली महिला बटालियन के रूप में 88 बटालियन की 1986 में स्थापना की गई और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया। ये महिला बटालियन बनाई गई थी कि सो दैट दे कैन वर्क अलोंग विद द जनरल ड्यूटी बटालियंस इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस। अब जैसे किसी घर में जाना है, सर्च करना है, उस घर में केवल महिलाएं हैं तो उसमें आदमी तो नहीं जा सकते, इसलिए ये महिला बटालियन की लड़कियां जाती हैं। या मेरे को याद है अयोध्या में जब ये मूवमेंट चल रहा था, राम जन्मभूमि का मूवमेंट चल रहा था 1990 में, तो भारी मात्रा में औरतें भी उसमें जुलूस में आती थी। तो ये महिला बटालियंस ही डिप्लॉय की गई थी वहां पे, उनको पकड़ने, औरतों को रोकने के लिए, अरेस्ट करने के लिए या उनको कन्फाइन करने के लिए। तो ये महिला बटालियन बेसिकली यूज वहां पे ज्यादा हो रही हैं जहां पे हमको महिलाओं के को टैकल करना पड़ रहा है। डिफेंस में जाने के इच्छुक युवा आर्मी या केंद्रीय सुरक्षा बलों में नौकरी पाने का सपना देखते हैं। इनमें CRPF एक बेहतरीन विकल्प होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप 10वीं 12वीं पास करने के बाद CRPF को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। CRPF भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। वहीं पूर्व सेना कर्मियों के लिए अधिकतम योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। अधिक योग्यता संबंधी जानकारी के लिए अभ्यर्थी CRPF की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। CRPF की ओर से 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पदों की भर्ती की जाती है, जिसके तहत हेड कांस्टेबल पदों के लिए 12वीं पास और कांस्टेबल पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हर साल बड़ी संख्या में इस भर्ती के तहत पद निकाले जाते हैं। इसमें मेरा सबसे बड़ा गाइडेंस है कि बहुत सारे फेक टाउट्स और इस टाइप के लोग घूमते हैं कि हम भर्ती करा देंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। मेरे को पहला मैसेज तो ये देना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी कैपेबिलिटी पे ही भर्ती होंगे, तो आप किसी के चक्कर में मत पड़िए। आप केवल अपने एग्जाम पे कंसंट्रेट करिए। एंड इसमें फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड थिंग, एक कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हाइट 167 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए या चेस्ट 36 इंचेस से ज्यादा होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। मतलब अलग अलग है, जैसे औरतों का अलग है, आदमियों का अलग है, शेड्यूल्ड ट्राइब का अलग है। तो ये सब जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स बेसिक रिक्वायर्ड है, पहले तो उसको एग्जामिन कर लेना चाहिए कि आप उस स्टैंडर्ड पे आते भी हैं कि नहीं आते हैं। अगर आप उस स्टैंडर्ड पे नहीं आते हैं तो देयर इज नो पॉइंट गोइंग अहेड। अगर आप उस स्टैंडर्ड पे आ गए जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है, उसके बाद आपको एक फिजिकल टेस्ट देना होता है। फिजिकल टेस्ट में ज्यादातर एंड्योरेंस इज इन लॉन्ग रेस एंड थिंग्स। पहले बहुत सारे इवेंट्स होते थे, अब वो इवेंट्स कम कर दिए गए हैं। तो वो जो इवेंट्स हैं उसकी प्रैक्टिस करिए सो दैट उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। उसके बाद रिटन टेस्ट होता है, वो इट इज मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है। तो ये सब चीजों की अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा रिहर्सल कर ले, थोड़ा सा इस पे वर्क करेंगे, तो बड़ी आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। आयु सीमा की बात करें तो CRPF हेड कांस्टेबल भर्ती के लिए 18 से 25 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन के पात्र होते हैं। वहीं कांस्टेबल भर्ती के लिए ये उम्र 18 से 23 वर्ष होती है। दोनों पदों के लिए OBC वर्ग को 3 साल की, SC ST के लिए 5 साल की और PWD वर्ग के उम्मीदवारों को 10 से 15 साल की छूट दी जाती है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो हेड कांस्टेबल भर्ती के तहत शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, डिस्क्रिप्टिव परीक्षा, मेडिकल टेस्ट के माध्यम से चयन किया जाता है। वहीं कांस्टेबल पदों पर चयन शारीरिक परीक्षण, लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल परीक्षा के माध्यम से होता है। CRPF की भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो स्टेज 1 में CRPF लिखित परीक्षा, स्टेज 2 में फिजिकल मेजरमेंट, स्टेज 3 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्टेज 4 में टेस्टिमोनियल चेक, स्टेज 5 में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। भर्ती के लिए शारीरिक योग्यता की बात करें तो पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए,
वहीं SC/ST वर्ग के पुरुषों के लिए ये 162.5 है। वहीं पुरुष उम्मीदवारों की सीने की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना बेहद आवश्यक है। महिलाओं के लिए ये क्रमशः 157 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर है। इट इज अ वेरी फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। जो एग्जाम होता है शाम तक उसके रिजल्ट्स क्या आंसर होने थे उसको दैट इज पुट ऑन द ऑनलाइन, तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपने कितना अच्छा किया या कितना खराब किया अपने पेपर्स में। फिजिकल टेस्ट में उसी समय आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। रेस होती है, लॉन्ग डिस्टेंस रेस होती है, उसमें RIFD टेक्नोलॉजी का यूज होता है जिससे कि कहीं पे कोई वेरिएशन ना हो। तो घूम फिर के बड़ा सिस्टम, क्लियर ट्रांसपेरेंट सिस्टम है पूरा। जब रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें सब चीजें दी हुई होती हैं। आवेदन की बात करें तो CRPF कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल भर्ती निकलने के बाद उम्मीदवारों को CRPF की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर भर्ती के लिए आवेदन करना होता है। भर्ती शुरू होने की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। CRPF में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है और भर्ती प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। सहायक कमांडेंट 50% से अधिक अधिकारियों की भर्ती स्थानीय स्तर पर की जाती है, जबकि शेष आधे की भर्ती सीधे केंद्रीय पुलिस संगठन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है। सब इंस्पेक्टर कर्मचारी चयन आयोग 25% पदों के लिए सीधी भर्ती का प्रबंध करता है, जिसमें शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा शामिल है। कांस्टेबल सभी कांस्टेबल पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भर्ती प्रक्रिया से गुजरते हैं। हेड कांस्टेबल ऑनलाइन नोटिस जारी होने के बाद इच्छुक अभ्यर्थी हेड कांस्टेबल पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया उप निरीक्षक के समान होती है। कांस्टेबल तकनीकी यूनिट कमांडेंट निर्धारित भर्ती पद्धति का उपयोग करते हुए निर्देशों के अनुसार कांस्टेबल तकनीकी नौकरी के लिए रिक्तियों को भरते हैं। अन्य पद CRPF में रसोइया, नाई, जलवाहक, सफाई कर्मचारी, धोबी जैसे अतिरिक्त अनुयायी पद भी होते हैं, जिनकी भर्ती अलग अलग यूनिट कमांडेंट सेक्टर ISGP निर्देशों के मुताबिक होती है। The highest level of entry direct class 1 officer की होती है as assistant commandant. So everybody would like to start at the top rather than at the bottom. ऐसा नहीं है कि सिपाही से भी लोग बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते हैं, बट ऑब्वियसली जो डायरेक्टली रिक्रूट होगा एज असिस्टेंट कमांडेंट ही विल गो अप एटलीस्ट अप टू द रैंक ऑफ DIG और IG। तो इसलिए अगर आपने वो क्वालिफिकेशन आपके पास है, BA पास है और बाकी सब क्वालिफिकेशन है, तो आपको असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ही ट्राई करना चाहिए। और अगर उसके बाद आपको लगता है कि इससे नहीं अगर उसमें किसी वजह से आप नहीं सेलेक्ट होते हैं, देन आप सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल लेवल पे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो कांस्टेबल लेवल पे होते हैं वो हाई स्कूल पास वाले होते हैं केवल, एंड दे आर पीपल फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड हु नीड एन इमीडिएट जॉब।